अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। 27वीं तरमीम तो पास हो गई। अब तो हमारे प्रोग्रामों में वज़रा इकराम ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 28वीं तरमीम भी आने को है। उसके खद्दोखाल क्या होंगे ये भी अब बरमला उसका इजहार किया जा रहा है। NFC हो, बल्दियाती निज़ाम हो या नए सूबों की बहस, इत्तला ये है कि ये सब उस मुसवदे का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम के बाद आज हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का इजलास हुआ। रिटायर्ड मुस्ताफ़ी होने वाले जज साहिबान भी प्लान करते हैं कि वो मुख्तलिफ बार से मुखातिब होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में कहाँ खड़ी है, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इस सिलसिले में हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में तफसीलात के साथ। फिर PTI से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ साबिका रहनुमा फवाद चौधरी साहब और दीगर हुकूमती वज़रा और दीगर ज़िम्मेदारान से मिल रहे हैं, लेकिन PTI की क़यादत उन्हें ऑन करने को तैयार नहीं। तो वो किस मिशन पर हैं, किसके कहने पर यह अलम उन्होंने उठाया, ये भी आज बात होगी। फिर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और इस पूरे ख़ित्ते में बदलती जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें पाकिस्तान का किरदार अहम होता जा रहा है। इस पर भी हम गौर करेंगे, बिलखुसूस इस तनाजुर में कि भारतीय आर्मी चीफ और भारतीय ज़िम्मेदारान की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं। कल हमारे ही प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए क़ानून व इंसाफ, देखिए कि उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में क्या बात कही। 28वीं तरमीम बिल्कुल आएगी और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। वफाक को मजबूत करने के हवाले से, सूबों को और ज़्यादा फ़ाल बनाने के हवाले से आपको कुछ इक़दाम उठाने नागुज़ीर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जनाब शफकत अब्बास अवान साहब, MNA हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और प्राइम मिनिस्टर के मुआवन जनाब इख्तियार वली साहब, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी साहब का मैंने जिक्र किया, वो प्रोग्राम में शिरकत गुफ्तगू होंगे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये हमारे आज का पैनल। सबसे पहले मैं ज़रा शफकत अब्बास साहब आपका मौक़िफ़ ले लूँ और फिर मैं इख्तियार साहब से रद्द-ए-अमल लूँगा। आपने सुना कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे ही प्रोग्राम में कह रहे थे कि 28वीं तरमीम बिल्कुल आएगी और जो ख़िद्दोखाल हैं मैंने खुलासतन आपकी खिदमत पेश कर दिए। वाक़अतन इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा, गवर्नेंस बेहतर होगी, जो प्लान 27वीं में आया और 28वीं में आ सकता है। देखिए जी, जो इन्होंने 26वीं तरमीम की है या 27वीं की है, उसमें मुझे कोई एक शिक दिखा दें जिसमें आम आदमी का कोई फायदा हो, आम आदमी का कोई भला हो। सारी की सारी तरमीम इनके इर्द गिर्द घूमती है या पर्सन स्पेसिफिक है, कुछ लोगों को मजबूत करने के लिए या खुद कुछ चीजों से बचने के लिए ये तरमीम करते जा रहे हैं। जुडिशरी को अंडरमाइन कर दिया है इन्होंने और बिल्कुल आप पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम नाकारा होकर रह गए। आप देखें, लोगों की आखिरी उम्मीद अदालत की तरफ होती है। जब भी कोई नाइंसाफी का शिकार हो जाता है, कोई बंदा कहीं से इंसाफ ना मिल रहा हो, तो वो जब सेशन कोर्ट से नहीं मिलता तो वो हाई कोर्ट की तरफ देख रहा होता है। हाई कोर्ट की तरफ से भी अगर नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी आखिरी उम्मीद होती है। और सबसे पहला वार ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हुआ है, जिसकी सुपरमेसी खत्म कर दी गई, जिसकी वो हैत ही खत्म कर दी गई। और उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे समझें कि मैं तो नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान में कोई कानून का निज़ाम है। पहले ही हम 130वें नंबर पर थे। और आप शफकत साहब, मुझे आपकी लाइव वीडियो देख के ये लग रहा है कि गालिबन आप हालत सफ़र में हैं, लगता है अडियाला के आसपास हैं कहीं। जी, मैं तो अभी अडियाला के बाहर ही खड़ा हूँ और हम इस वक्त धरना दिए बैठे थे, क्योंकि पिछली 6 तारीख से 6 दफा हो गया है कि खान साहब की जो सिस्टर्स हैं उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, खान साहब के वकला को नहीं करने दी गई, उनके पार्टी जो के लोग हैं उनको नहीं करने दी गई। और इसके बावजूद कि अदालत के अहकामात मौजूद हैं और वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं, जहाँ एक 14वें ग्रेड का पुलिस सब इंस्पेक्टर खड़े होकर कहता है जी नहीं करवाते मुलाकात। अफसोस दर अफसोस, मैं क्योंकि इस कानून के शोबे से वाबस्ता हूँ पिछले 20 साल से, और खुदा की कसम जो इस वक्त गुजर रही है, पता नहीं हमको ज्यादा समझ है इसकी कानून की या आम आदमी इसके बारे में पता नहीं रहा होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। जुडिशियल सिस्टम आपका बिल्कुल नाकारा हो गया है। जब एक SHO भी एक हाई कोर्ट के जज की ऑर्डर नहीं मानेगा तो फिर आप क्या आप समझते हैं कि मुल्क में। चलिए, मैं जरा इख्तियार साहब से जवाब ले लेता हूँ। इख्तियार साहब खुश आमदीद कहते हैं जनाब में, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। शफकत अब्बास अवान साहब अभी अडियाला के बाहर हैं, कहते हैं 6 छठा मौका आया है कि बहनें हूँ या वकला हूँ, खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही।
अदालती आपको अहकामात तो के बड़े लंबे बावजूद। अरसे से नहीं करवाई गई। जी, मैं उनसे जवाब ले लेता, मैं इख्तियार साहब का जवाब लेना चाह रहा हूँ ना, आपका तो आ गया रद्द-ए-अमल। तो इख्तियार साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, मैं सवाल फ्रेज कर रहा हूँ उनके एतराज़ात पर मबनी, और वो तो कह रहे हैं खुदा की कसम जो इस वक्त कानून व आइन का हाल है बयान नहीं हम कर सकते, ये हाल कर दिया आपकी सरकार ने। और वो कह रहे हैं कि अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही खान साहब से। एक 14वें ग्रेड का बंदा अदालती अहकामात को हवा में उड़ा देता है। इख्तियार वली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। कानून और इंसाफ का जो हाल इन्होंने किया था वो तो मेरे ख्याल में ये भूल गए हैं, इनको शायद याद नहीं, याद दिलाना पड़ेगा जी। अभी तो थोड़ा सा हमने मामला सीधा कर दिया है। अच्छा। कम से कम जो अदलिया का है, ये 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम पे बात कर रहे थे शफकत भाई, छोटे जी। भाई हमारे जी। लेकिन अगर ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि उसमें अवाम का क्या फायदा है। अवाम का फायदा वहां पर है कि जहां पर ये बैकलॉग जो है, जो लाखों में पहुंच चुका है, लोग जो इंसाफ के लिए मुंतजिर हैं, उनके केसेस चलेंगे, उन आईनी अदालत अपना काम करेगी। 10% आपके टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हुआ करते थे और 50% सुप्रीम कोर्ट का टाइम वो खा जाती थी। ठीक। इसी तरह ये बैकलॉग होता है, फिर पीछे से केस जमा होते हैं जो इंसाफ के मुंतजिर, बहुत सारी बेवाएं हैं, यतीम बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो इंसाफ के मुंतजिर हैं, उनका भला होगा। इसी को अवामी फलाही और अवामी भलाई के कवानीन कहते हैं जो बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट का काम ही यही है। ठीक। 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं हो या वो ये कह रहे हैं इख्तियार साहब, वो ये शफकत साहब ये कह रहे हैं असल में कि आप 26वीं हो या 27वीं, कोई एक शिक दिखा दें जिससे आम आदमी का भला हो। एक तो उन्होंने ये नुक्ता उठाया है, दूसरा वो कह रहे हैं कि छठा मौका है कि हम वहां पहुंचे हैं, बहनें हूं खान साहब की या वकला, उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही अदालती अहकामात के बावजूद। मैंने आपको बताया कि जो 27वीं तरमीम है उससे बेहतर ये होगा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट पे जो वर्क बर्डन है, जो लोड है, वो कम हो जाएगा और आपकी जो आईनी अदालत के केसेस हैं वो अलग हो जाएंगे। तो उससे जो लोअर जुडिशरी से लेकर अपर तक ये सारे मामला जो हैं, जो अवामी मफाद के केसेस हैं, वो फैसला होना शुरू हो जाएंगे। आईनी पिटीशंस टोटल आपके 10% होते नहीं है और आपके आधे से ज्यादा वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो खा जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इसका फलाह, इसकी आबादी जो है, इसकी जो समरात है वो आम आवाम तक पहुंचेंगे। उससे इनका खैर कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन इनको जो मसला है वो ये है कि कुछ जजेस जो इनके शायद इनको ज्यादा फेवर दिया करते थे, या इनको कुछ ऐसी अदलिया की आज़ादी की पड़ गई थी कि जो इनके हक में फैसले करते थे, इनके मुखालिफिन को तुन के रख देते थे। अब वो अदलिया इनको नजर नहीं आ रही है, ये कहते रहते हैं, ये इनको कहने दें, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। दूसरा, इन्होंने अपनी हुकूमत में कौन सा कोई ऐसे प्रेसिडेंट सेट किए थे जिसको मिसाल बनाकर आज मैं आपके शो में पेश कर सकता हूं। इख्तियार साहब, आपने वो खान साहब से मुलाकात ना होने का सवाल तो फिर तीसरी बार भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं ना, जवाब नहीं दे रही, मर्जी आप। मैं उस पे आ रहा हूं, अगर मैं पहली बात का जवाब मुकम्मल कर लूं तो उस पे पहुंचूं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं बोल देता हूं। प्लीज सर। इनकी मुलाकात जो है उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो कोई अवामी फलाह का काम थोड़ी है कि अवाम को उससे कोई प्रॉब्लम होगी कि यार उसकी मुलाकात नहीं हुई है, तो ये चीज महंगी हो गई है, वो खराब हो गई, अच्छा हो गया, ये बेहतर हो गया। मुलाकातें इनकी होती रहती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, कोई कयामत नहीं आती। हो जाएगी, आज नहीं हुई कल हो जाएगी, कल सुनी तो परसों हो जाएगी। तो रूटीन की बातें हैं। बात करें कि मुल्क के क्या करना है, आपने अगर बात करनी है तो पार्लियामेंट की बात करें। जी शफकत साहब, आप कुछ कह रहे हैं? आप पार्लियामेंट की बात करें। कि अदालत के अहकामात, बेशक आप अदालतों को कुछ नहीं समझते, लेकिन 14वें ग्रेड के एक सब इंस्पेक्टरों से तो एक जस्टिस की अहकामात की बेतुकीरी ना करवाएं। खुद तो आपके लिए अदालतें कोई मानी नहीं रखती। शफकत साहब, आप अपनी बारी पे बोल चुके हैं, दोबारा बोल लीजिए। मेरे बारे में क्यों आप मुझे अपना टाइम लेने दें, मुझे अपनी बात कर लेने दें। नहीं, वो 14 ग्रेड हो या 16 ग्रेड हो, आज आपको एक 14 ग्रेड के अफसर से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बर्दाश्त करें, हौसला करें। आपने तो लोगों पर 16-16 किलो हीरोइन के पर्चे करा दिए थे। वो साकिब निसार जो कहता है नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दो,
वो आपके लिए ये किया जो गया था, आपके लीडर को किया गया था। मैं अब इख्तियार साहब, आप शफकत साहब का मौक़िफ़ आने दें ना। इख्तियार साहब, आप उनकी बात तो सुनने दें मुझे, मुझे उनकी बात तो सुनने दें। सर जी, शफकत साहब, आपने उनका जवाब सुना है, रद्द-ए-अमल सुना है। एक तो वो कह रहे हैं कि ये खान साहब से मुलाकात का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरा आपके मर्जी के जज आपको मिल नहीं रहे। वो जज जो आपके मुखालिफिन को तुन देते थे, उनका लफ्ज़ है, मेरा नहीं, उनसे वो अब आपको दस्तयाब नहीं है, इसलिए आप परेशान है। ये दो चीजें उन्होंने फरमाई हैं। गंदम का जवाब चना ना दें। हाँ। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है कि अदालतें जिनको इनके नजर में जिनकी कोई हैसियत नहीं है, देखिए इनके लिए अदालत का चीफ जस्टिस एक क्लर्क से भी कम मानी रखता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, बीइंग एक एडवोकेट और इस प्रोफेशन में होते हुए, कि आपकी अदालतें जब काम करना या उनके अहकामात जब नहीं माने जाएंगे, तो मौला अली का फरमान है कि जुल्म का माशरा नहीं रह सकता। बेशक कुफ्र का जो है निजाम वो तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। आप बिल्कुल इस तरह अदालतों के साथ ना करें। मेरी बात को उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्यों एक 14वें ग्रेड का सिपाही या सब इंस्पेक्टर एक जस्टिस हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऑर्डर को हवा में उड़ा रहा है। उसकी वजह इनकी तरामीम है। हर किसी को पता चल गया कि ये जजेस बेतौकीर हो गए हैं, इनके पल्ले अब कुछ नहीं रह गया। ये अदालतें बेतौकीर हो गई हैं, ये सबऑर्डिनेट हो गई हैं। हमारा जो आइन था उसमें सबसे पहले जो करारदाद मकासद शामिल की गई थी, उसकी शिक नंबर 9 ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। उसका इंडिपेंडेंट का ये मतलब था कि वो एग्जेक्टिव के ताबे नहीं होगी। इन्होंने जुडिशरी अपने कंट्रोल में कर ली है। अब एक एसएचओ की तरह एक जज का तबादला ये करेंगे जब इनकी बात नहीं मानेगा, और उसको वो बेशक भेजें बलोचिस्तान या सिंध या कहीं भी जहां पे इनकी मर्जी होगी। इस तरह इन्होंने जुडिशरी को जब आप दबोच लिया है और अपने काबू में कर लिया है, तो आप ये ऐसे ही फिर हाल होना है। इसका जवाब तो ये नहीं दे पाएंगे कि एक सब इंस्पेक्टर जो है वो क्यों एक जस्टिस के अहकामात को हवा में उड़ा रहा है, क्योंकि हर किसी की नजर में अदालत का मकाम ही खत्म हो गया है। और दूसरी बात यह है कि 161 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है पूरे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, जिसके लिए इन्होंने अबव द सुप्रीम कोर्ट एक चलिए, ये तो टेक्निकल इशू हो जाएगा। उनका जवाब भी लेते हैं इख्तियार साहब आपने सुन लिए दो। मुझे जरा वो 161 केसेस जो है, कभी मैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनता था महीने बाद कोई एक आईनी मामला लगा है, रोजाना बाकी केस लगे होते थे। अब जजेस काम ना करें या वो 9 बजे आए और 10 बजे उठ के पीछे चले जाएं और बैकलॉग जो है वो खत्म ना हो, तो एक अलग बात है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बिल्कुल भी रुकावट नहीं थे आम केसेस में, बिल्कुल भी नहीं थे। 161 टोटल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो टोटल बैकलॉग का पॉइंट कोई में बनता है 10% तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है इख्तियार साहब, आपका तो गला ही खराब हो गया शफकत साहब के दलाइल सुन के। ये फरमाएंगे कि जी ये एसएचओ वाली बात वो अभी तक उस पर कायम है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अब जज जब बात आपकी नहीं मानेगा तो आप उसका ट्रांसफर कर देंगे, ये उन्हें खदशा है इससे। हम ऐसा गला रखते ही नहीं है जो शफकत साहब की बातें सुन के खराब हो जाए। ये आपको किसने कहा? हमने तो सिर्फ ताजा किया अपने गले को। सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि जो यानी आपके सुर पक्के हैं इख्तियार साहब की बात करते इसका मतलब है आपके सुर पक्के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ये तो आपको अगर किसी को पता है, नहीं पता, जाने न जाने शफकत न जाने जामी सारा जाने है। वाह सुभान अल्लाह, क्या आपको बात, तो पता ही है। क्या बात है सर, क्या बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक जजों की बात है तो जुडिशल कमीशन वहां पर मौजूद है, और जुडिशल कमीशन का क्या रोल है, मेरे ख्याल में एक वकील को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये आप तो छोड़ दें कि ये मेरा जज, ये तेरा जज, वो बात खत्म हो गई है। अब अदलिया होगी, अब वो इंसाफ फराहम करेगी। वो वक्त चला गया जब जजेस, सियासी जजेस बैठकर अपनी ऑब्जर्वेशंस की ब्रेकिंग न्यूज चलाया करते थे। वो जमाना चला गया जब साकिब निसार कहता होता था कि नवाज शरीफ जो है तो वो उसके पास पार्टी का ओहदा क्या कर रहा है, इससे पार्टी का ओहदा भी ले ले, ये कोई टिकट जारी नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद भी जब कलेजों में ठंडक नहीं पड़ती थी तो फिर कहते थे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए, कहते डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर लाइफ टाइम।
वो आपको जो आदत पड़ गई थी ना, वो अदलिया अब आपको नहीं मिलेगी। अब अदालत से सियासत नहीं, सिर्फ इंसाफ होगा। अदालत इंसाफ करेगी, अदालत अपना काम करेगी। और पार्लियामेंट का काम जो है, जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो कानून साजी करना है, चाहे उसमें तरमीम करना हो। आप तो कह रहे हैं ना कि हमारी हुकूमत आएगी, आपकी हुकूमत आ जाए, अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप रिवर्स मैं कर लें। करता आप फिर अगली दूसरी तरमीम ले आए, शफकत साहब कवानीन बना ले। शफकत साहब, ये तो उनका जवाब तो आ गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना। वो इख्तियार साहब तो मुस्तरद कर रहे हैं, कोई और थे। इख्तियार साहब ने आपके दलाइल को मुस्तरद किया शफकत साहब, वो इसके फ्यूज़ बरकत गिनवा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था, शुरू में मैंने अर्ज़ की कि आप चूंकि कानूनदान भी हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी बैठी, को वकला तहरीक पर गौर हो रहा है, को पीटीआई का वकला विंग पीटीआई संजीदा है कि सियासी तहरीक के सिलसिले में कुछ जजेस ने इस्तीफ़ा दिया, बार से खिताब करने का भी तवक्को है, कुछ ऐसा प्लान है? जामी साहब, यही अदालतें थे जिन्होंने 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सजा हुए लोगों को बाहर भेजा। यही हुकूमत किसकी थी सर? आप बायोमेट्रिक करवाने के लिए एयरपोर्ट पे पूरे अदालत का अमला भेज दिया। सर ये हुकूमत किस दौरे हुकूमत की बात कर रहे हैं? आपको वो रिलीफ दिए जो कि आम आदमी ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं कर सकता। आज आपको मजीद जरूरत पड़ी कि अभी तक उस तरह नहीं हमारे शिकंजे में, तो मजीद आपने शिकंजा टाइट कर लिया। बाकी जामी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला तहरीक चलेगी। देखें, सिचुएशन जो पॉइंट है वो आ गया है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। आप बेशक पार्लियामेंट है, लेकिन हमारे ऊपर अदूदों के यूद हैं। मैं इसीलिए ना एक वकील रहनुमा से इसीलिए मैं बात कर रहा था कि क्या कोई वकला तहरीक जैसे माजी में भी चली थी, दोबारा चल सकती है? ये इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी वो भी तहरीक भी चलेगी। और मैं इख्तियार वली साहब को एक बात बता दूं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पे कोई भी आइन में ऐसी तब्दीली नहीं हो सकती जो अगेंस्ट द कुरान एंड सुन्ना हो। ठीक, मैं जरा इख्तियार साहब से मुख्तसर कमेंट में ले लूं। इख्तियार साहब, ये अगर कोई वकला तहरीक बर्पा होती है तो हुकूमत तैयार है उसको डील करने के लिए? माजी में तो जब लॉयर मूवमेंट चॉइस साहब के लिए आई थी तो फिर तो रास्ते में गुजरांवाला पहुंचने से पहले कॉल आ गई थी। देखिए, कुरान और सुन्नत की ये बातें करते हैं, आई विश ये 4.25 साल हुकूमत करके गए हैं पाकिस्तान पर, तो ये उस वक्त भी कुरान और सुन्नत वाला काम तो कर देते ना। सिर्फ ये नाबुदो या नस्तईन से तो बात नहीं बनेगी, वलद वालीन तक जाना होगा। सिर्फ अमर बिल मारूफ की बात तो नहीं, नही अनिल मुनकर भी कहना होगा। आधी आयतें पढ़ के जो है इस्लामी कानून और निज़ाम नाफिज नहीं होता। और जरूर मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इन्होंने नहीं पढ़ा तो कुरान और सुन्नत के अगर आप इतने हामी हैं तो जेफरी एप्स्टन की जो वो है वो ईमेल्स हैं, उसको जरूर मुतालिया करें कि वो क्या कह रहा है। फिर कुरान और शरीयत की बात करते हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान की, नहीं वो तो देखें इख्तियार साहब, अगर एप्स्टीन फाइल को आप छेड़ेंगे तो जो भी डिटेल्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन वो खुलासतन तो यही कह रही है ना कि खतरा थे खान साहब, अमेरिका नहीं चाहता था उनको। ये तो फिर उनका मौकिफ, उनके मौकिफ की तायद हो रही है। मैं बताता हूँ आपको। इमरान खान खतरा था किसके, मैं बताता हूँ। इमरान खान खतरा था किस चीज के लिए कि जब उसने पाकिस्तान की 2600 किलोमीटर की जो मोटरवे है उसको गिरवी रखवाया IMF के पास। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अजमल जामी नहीं कह सकते, वो स्टेट बैंक ही है, क्योंकि वो गिरवी है IMF के पास। ये लोग रखवा के गए हैं एयरपोर्ट से, गिरवी रखवा के गए। इसके पीछे क्या बच गया? अब उसने वही गिरवी रखवाने थे। तो इमरान खान स्टील मिल का भी पूछ रहे हैं जी शफकत साहब, कहते हैं स्टील मिल का बताएं किसकी मिल्कियत है। उसने पाकिस्तान को वही करना था, गिरवी रखवाना था। पीछे बचा क्या था? मुझे ये बताइए, क्या चीज रह गई थी? कोई एक चीज मुझे बताएं। यार ये कहानी शुरू करते हैं 9 मई के बाद की। जरा ये बताओ, वो 50 लाख घर कहाँ है? वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ है? वो मदीने की रियासत कहाँ है? वो जो कहता होता था कि आपका वजीर आजम साइकिल पर बैठकर जाएगा, वो कभी ये नेवर एंडिंग डिबेट है इख्तियार साहब। वो आप 9 मई का हवाला देंगे, वो कहते हैं 85 से शुरू कर लें, बट नेवर एंडिंग मामला सा। लेकिन आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम को, इख्तियार वली साहब और जनाब शफकत अब्बास अवान साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। यहाँ एक ब्रेक मैं ले रहा हूँ छोटी सी प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अगला मौजू शुरू करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्की सियासत के अलावा जो खत्ते की बदलती सूरत हाल, बिलखुसूस जो हमसाये से हमें ख़तरात हैं, भारत हो या अफ़गानिस्तान, उसके ऊपर भी हमें नज़र रहती है। बैनुल-अक़वामी जोग्राफिया, बैनुल-अक़वामी मंजरनामा भी तेज़ी से बदल रहा है। नए ब्लॉक्स, नए इत्तेहादी, नए ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है सीनियर तज़किया निगार इंस्टीट्यूट उमूर के एक्सपर्ट जनरल डायर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सर दो चीज़ों से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। एक तो आपने कल भारतीय आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देखी होगी, वो जो कह रहे हैं ट्रेलर था 88 घंटे का जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, अभी मूवी बाकी है। बिहार में इनकी जीत भी हुई है बीजेपी की, और फिर एक सिटिंग आर्मी ऑफिसर या CDS या दीगर ज़िम्मेदाराना अब ऐसी गुफ्तगू करें जो पॉलिटिकल है, लगता है कि हुकूमत की वो बाकायदा एक हिस्सा बन चुके हैं। वेयर डू यू रेट दिस डिस्कशन और इस तरह की गुफ्तगू जो एक सिटिंग आर्मी चीफ करता है? ये बाकायदा एक सीरियस थ्रेट है? क्या इंडिया अभी भी पाकिस्तान के ऊपर किसी हमले का मंसूबा बना रहा है, या हम इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहेंगे? देखिए, दोनों एस्पेक्ट इसके हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तो ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी की तहत, जैसे आपने कहा, ये बयान दिलवाया गया उनसे, उन्होंने बात की जो भी की, मैंने सुनी बात सारी की, और वो एक तो अपने अवाम को ये बताना चाहते हैं कि भारत पीछे हटा नहीं है और भारत आगे बढ़ता ही जाएगा। और दूसरा ये बड़ा पैगाम है, खाली पाकिस्तान में हमें लोगों को हम सब भूल जाते हैं कि जिस तरह जब वो कहते हैं सिंदूर वन खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली पाकिस्तान के साथ उनकी जंग तो कभी खत्म हुई नहीं, और जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में जिस तरीके से जारी है, और एक फिगर्स कल मैं देख रहा था, एक हमारे रिपोर्टर ने जो कंपाइल की थी कि ये साल अब तक शायद सबसे खूनी साल हुआ है। ऐसा ही तो वो तो एक जारी है, उनका एक जो वार है पाकिस्तान भी लगातार जारी है उसका। क्या वो बाकायदा दफा भी सरहद पार करेंगे, अपनी एयरफोर्स, नेवी और लैंड फोर्स को इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए आपको एक और चीज भी देखनी पड़ेगी। जो पिछले दिनों रेड फोर्ट में जो कुछ भी हुआ, पहले तो उन्होंने उसको हाइप देने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उसको दबा गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में और बातचीत निकाल रहे हैं। लेटेस्ट में जो पढ़ रहा था कि उनका एक ये तजिया ये है कि हमास की तर्ज का, जिस तरीके से हमास ने इजराइल पे हमला किया था, उस तरीके का कोई एक मंसूबा था। और एक तो उन्होंने पाकिस्तान को उतना ही खतरनाक करार देने की कोशिश की दुनिया के, जिससे हमास को दुनिया समझती है इजराइल के लिए। और दूसरा ये है कि वो एक स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश को मुलव्वस किया, उन्होंने तुर्की को मुलव्वस किया, तो वो एक स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं। क्योंकि फलगम में जिस तरीके से उन्होंने ये पंडित तरीके से कोशिश की तो नाकाम हो गई थी। अब उनकी कोशिश ये है कि रफ्ता रफ्ता दुनिया को इस चीज पे तैयार करेंगे, कल को जब वो कुछ इस किस्म की हरकत करें तो दुनिया उनका साथ दे। तो ये एक डेवलपिंग जो सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये आप बिल्कुल ठीक जनरल साहब, आप ठीक निशानदेही कर रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही फरमा रहे हैं। वजह यह है कि ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में, हरियाणा, फरीदकोट और दिल्ली वाले वाक़े में जिस तरह से ये ताने बाने बुन रहे हैं कलादम तंजीमों का नाम, और कुछ डॉक्टर्स जो MBBS डॉक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक मकबूजा वादी से, उनकी गिरफ्तारियाँ, कुछ इमाम मसाजिद हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ, और फिर उनके कब्जे से कभी कहते हैं 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, कभी कहते हैं 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। और वो उसी तरह के NDTV हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उनके जितने भी दिफाई तजिया निगार हैं, वो इन गिरफ्तारियों और दिल्ली के वाक़े के बाद एक बाकायदा एक नेक्सस बिल्ड करके केस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और साथ फिर आती है आर्मी चीफ की धमकी। जी, यही मैं कर रहा था कि ये हम पाकिस्तान इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, और पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में एक खतरा ये बहुत सीरियस बन सकता है। और इस दफा शायद जो उन्होंने पिछले वकालतें की थी, वो उसको दोहराने के बजाय उनकी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान को वहां पे स्ट्राइक करें जहां से पाकिस्तान का रिएक्शन उनके लिए अगर आए भी तो वो संभाल सके उसको। क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला ने ताकत बताती है पाकिस्तान को, सिर्फ एक हिस्सा उन्होंने अभी देखा है। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं, उनके अपने जो सीरियस थिंकर्स हैं उनको वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इसमें कोई भी हरकत आपने की तो आपके नुकसान बहुत ज्यादा होगा। कब तो उनके लिए देखिए, बांग्लादेश एक महाज बन चुका है उनके लिए, चीन महाज ऑलरेडी है उनके साथ, पाकिस्तान है उनके साथ, बर्मा में चीन की मौजूदगी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और बर्मा के साथ ताल्लुकात की जो सदमहरी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। श्रीलंका के साथ जो ताल्लुकात के बारे में शायद दुनिया जानती है। इसलिए भारत को ये उनके खुद लोग समझा रहे हैं कि भी आप बाज आए इससे, लेकिन चूंकि उनके एक पागलपन सवार है और एक तारीखी तौर पर पाकिस्तान की जो वजूद है ना, वो नफी है हर उस चीज की जो भारत हिंदुत्व या जिस
हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मण जो जिसको परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को न सिर्फ होशियार रहने की जरूरत है, बल्कि पाकिस्तान को भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, ताकि इस दफा फिर उनको बजाय कि हम अपने हाथ रोक लें, फिर एक ऐसा उनको नुकसान पहुंचाया जाए कि शायद वो काफी अरसे तक वो इसको भुला भी ना सकें और उसे रिकवर भी ना कर सके, और उनकी आवाम खुद भी खिलाफ खड़ी हो उससे। जनरल साहब, लेकिन ये जो सूरत हाल बन रही है, मई को ज़हन में रखते हुए कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएंगी, फिर इसकी कैटास्ट्रॉफी, इसकी तबाही जो है वो फिर दुनिया देखेगी कि अक्रॉस द बोर्ड क्या होती है, बिलखुसूस इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान स्टेटेड पोजीशन है कि हम फिर आपके पिछवाड़े से भी आपको टारगेट करेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अल्लाह ने ये सलाहियत भी दी है, कैपेबिलिटी भी दी है, और हमारे जो लोग हैं इसमें एक्सपर्ट भी हैं और तैयार भी हैं, और मेरा ख्याल है कि जो बात हो रही है ये दुनिया को भी समझने की जरूरत है। लेकिन देखिए, दुनिया का जहां तक ताल्लुक है ना, उसमें अमेरिका के जो सरदमेरी थोड़ी बहुत आपको नजर आ रही थी भारत के साथ, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। अब वो भारत को ये भी एक वो है, इस बात पे भी जोम है कि शायद अमेरिका इस दौरान साथ खड़ा हो जाए। जब अमेरिका खड़ा हुआ तो मगरबी दुनिया के साथ खड़ी होगी, तो मसाइल तो बढ़ेंगे, क्योंकि इस खित्ते में आप देखिए सिर्फ 2 एटमी ताकतें नहीं है। इस खित्ते में दुनिया की जो सारी एटमी ताकतें हैं, तकरीबन सारी की सारी ने किसी न किसी सूरत में मौजूद है इस खित्ते में। बिल्कुल ठीक। और आग भड़केगी तो फिर बचेगा तो कोई नहीं इससे। आपने भी बांग्लादेश का जिक्र किया, शेख हसीना वाजिद को फांसी का ऐलान किया अवाम ने, और उसके बाद बांग्लादेश ने भी आंखें दिखाई हैं भारत को कि हमारा आपके साथ ट्रीटी है कि आप कैदी हवाले करना है। हसीना वाजिद की हवालगी भारत करेगा नहीं करेगा, और जो बांग्लादेश में बदल गई है सारी सूरत हाल, अक्सर जैसा मैं देख रहा था रिसेंटली मौलाना फजल रहमान गए, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल, मौलाना तशाम अलई ज़हीर गए, उससे पहले पीर साबिर शाह गए। अनबिलीवेबल इमेजेस ढाका बांग्लादेश के शहरों से देखने को मिल रहे हैं। जब भी हमारी कोई क़यादत वहाँ गई या कोई वफूद वहाँ पे पहुँचे, शेख हसीना वाजिद के जाते ही ये अचानक वहाँ से जो खैर सगाली के तासुरात आ रहे हैं, ये भी तो भारत को बड़े तंग कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, फिर आपको शायद आपके प्रोग्राम में बातचीत की और ना की हो, लेकिन जब ये मई में जो मसाइल चल रहे थे पाकिस्तान के और भारत के, तो उस वक्त भी जो हमारे साथ 71 में जो हमारे साथ मशरक़ी पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स थे, उनमें से एक ने अपने कोर्समेट, हमारी अपनी यूनिट के थे दोनों ऑफिसर्स, उनको बाकायदा ये मैसेज भेजा था कि अगर ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग थोड़ी सी बढ़ी तो बांग्लादेश भी चिकन नेक पे हमला कर देगा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर हमला कर देगा बांग्लादेश। अच्छा। और बांग्लादेश में अब जब ये देखते हैं कि जो मगरबी या जो राइट विंग सोच है वो बहुत तेजी से परवान चढ़ी है, और इस वक्त वो वहां पे गलबे में है, और अब हसीना वाजिद हो या भारत के दूसरे जो वहां पे लोग मौजूद थे, उनके लिए अब कोई जगह रही नहीं वहां पे, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के अवाम, यानी ये जैन साहब एक मिनट ठहरिएगा, कता कलामी यानी बड़ी आपने स्ट्रेटेजिक बात की है कि अगर ऐसी कोई भारत चाराजोई करता है तो आप समझते हैं कि वहाँ मौजूद जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या जिम्मेदारान हैं वो इस बात पे कायल हैं कि फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या चिकन नेक हो, वहाँ पे वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, भारत को वहाँ से जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि वो खुद उन ऑफिसर्स ने भेजा, खुद लिख के भेजा, उन्हें किसी कहा नहीं रखी, उन्होंने खुद बाकायदा मैसेज भेजा था वहां से हमें कि भाई हम ये करने को तैयार हो जाएंगे हम लोग सारे, आप हिम्मत बांधें। तो यही वजह है शायद कि फौरन दिल्ली वाक़े के बाद और इस चीज़ को देखते हुए नरेंद्र मोदी फौरन भूटान पहुंचे हैं। जी, उनको अभी देखिए ना, उनके जो सो कॉल्ड का ख्याल ये था कि अभी अपने इर्द गिर्द के सारे लोग हमने कब्जा कर लिया। बदकिस्मती से हमारे भी कुछ जो, अगर आपको याद है, कुछ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि भारत को एक जो साइकिल पहिए का जो मेन वो है हब है वो है, बाकी सारे स्पोक्स की तरह हैं, वो सब जुड़ गए हैं भारत के साथ, हमें भी जुड़ जाना चाहिए, यानी भारत चले तो पाकिस्तान चले। अब हालत यह है कि जो सारे स्पोक्स जुड़े हुए थे वो भी आस्ता आस्ता भारत से दूर होते जा रहे हैं, तो भारत को तो मसाइल हैं और मसाइल बढ़ रहे हैं उनके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जान असफर साहब, इस सूरत हाल पे अपना तबसरा पेश कर रहे थे। इंटरेस्टिंग डेज अहेड, और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है कि ढाका और इस्लामाबाद के दिल दोबारा से आपस में मिल रहे हैं। कार्गो सर्विस का मुआहदा भी हो रहा है। आपने देखा रिसेंटली जनरल मिर्ज़ा का दौरा था, उसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है उनका दौरा था बांग्लादेश में। क़ुर्बतें मज़ीद बढ़ रही हैं जो भारत के लिए परेशानी का बायस है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब ने। चौधरी साहब खुशामदीद। प्रोग्राम में 2-4 बड़े अहम मौज़ूआत हैं, वक्त कम है, मुख्तसर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। एक तो आप जो सोशल मीडिया पर जारी युद्ध है, PTI का भी, नून लीग का भी, सहाफ़ियों का भी, उस आप ज़ेर इत्तलात भी रहे हैं, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। फिर आगाज़ में कर रहा हूँ, जो आपने एक मिशन उठाया था सियासी दर्जा हरारत कम करने का, मेल मुलाकातों का, वो मिशन कहाँ तक पहुँचा? क्या स्टेटस है जनाब? कोई मेल मुलाकात, मुज़ाकरात, कोई नतीजा, कोई सब्ज़ बत्ती दिखाई दे रही है? 27वीं तरमीम के वक्त जो है वो हमें ये कहा था कि ये तरमीम वगैरह हो जाती है तो इसके बाद फिर हम बैठेंगे। ठीक। तो हमारी जो 3 मीटिंग्स पहले हुई थी, अब हमारी जो मीटिंग है वो अभी तक शेड्यूल नहीं हुई है। उम्मीद ये है कि अगले हफ्ते सोमवार या मंगल को दोबारा उस सिलसिले में आगे पेशरफ्त होगी। देखिए सीधी बात है, फैसला तो हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने करना है कि वो मुल्क के अंदर टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। हमने उन्हें यही कहा है कि इमरान खान से, PTI से जो मुतालबा है वो तो तब बनेगा ना जब आप कुछ इकदाम करेंगे। अगर आप वो इकदाम ही नहीं करेंगे और सिर्फ ये हम कहते रहें कि इमरान खान, PTI जो है वो अपना सख्त स्टांस खत्म कर दे, तो ये मुमकिन नहीं है। उनके पास कुछ है ही नहीं। और जाहिर है कि हमारी तो यही ख्याल है कि अगर ये कुछ स्टेप्स लें, कोट लखपत के लोगों की रिहाई की तरफ हम बढ़े, पॉलिटिकल वर्कर्स की रिहाई की तरफ टू बी बढ़े, वेरी ऑनेस्ट, फिर डू यू आगे थिंक बात सो कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये काम करने हैं, नोइंग द स्टेटस ऑफ दिस गवर्नमेंट? आप समझते हैं कि ये कर सकेंगे? ये कोट लखपत के सिलसिले में मदद कर सकेंगे आपके नज़दीक? ये कोई प्लेजेस आपके साथ कर सकेंगे? ये टेम्परेचर नीचे ला सकेंगे? डू यू थिंक सो? 3 फरीक है ना, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत की पार्टी है और इमरान खान है। तो ये तीनों चाहेंगे ही तो बातचीत आगे बढ़ेगी ना। तीनों फरीकैन में से एक भी चाहेगा कि बातचीत नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। ये नहीं आप समझें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो भी इतने इरेलीवेंट है, उनके बगैर ही सब कुछ हो जाएगा। उनके बगैर भी सब कुछ नहीं होना। सो इम्पोर्टेंट ये है, जो PTI को रियलाइज नहीं हो रहा शुरू से। इमरान खान साहब को मैंने तो बड़ी कोशिश की कहने की कि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का इस वक्त जो रिलायंस है नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो भी ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वो कल उन्हें छोड़ देंगे। तो इन तीनों फ्रीगैन को साथ देकर चलना है। सेकेंडली, ये जो हमारा 76 साल का मॉडल है कि अपोजिशन और फौज मिल जाए और हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू कर दे, ये भी तो कोई अच्छा मॉडल नहीं साबित हुआ। इसको भी तब्दील करने की जरूरत है। सो वी नीड टू एक्चुअली ब्रिंग टेम्परेचर्स डाउन ऑन ऑल 3 फ्रंट्स। तो आपको हुकूमत के कुछ ज़ुआमा या हम जो रहनुमा है उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई है वे फॉरवर्ड के लिए, जैसे कि आप मंगल को मुलाकात हो सकती है आपकी? जी, नून लीग के जो इस वक्त सीनियर 3 मिनिस्टर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई, वो सारे इस नुक्ते नज़र के हामी हैं कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए। बाकी देखिए, एस्टैब्लिशमेंट हो, PTI हो, हुकूमत हो, वहाँ पे भी हॉक्स भी हैं और आपके डॉव्स भी हैं। ठीक। सो हमारी कोशिश तो ये है कि जो अपने डॉव्स हैं या जो मुसालियत करने वाले लोग हैं, वो ताकतवर हों और हम ये फैसला। अब एक मसला आ गया चौधरी साहब, अब एक मसला है, अब एक मसला है ना जी, अब एक मसला है। मसला ये है कि इस मुद्दे को जब मैंने डिस्कस किया शेख वकास अकरम साहब के साथ, PTI की नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि ज़रा आप उनका जवाब सुने और फिर आप अपनी राय दीजिए। देखिए जी, इसी मामले पे जब मैंने शेख वकास अकरम से बात की तो वो क्या फरमा रहे थे। बाहर जिम्मेदारान मौजूद हैं और जो हमारे कायद अंदर हैं, उन्होंने किसी भी शख्स को पार्टी के अंदर या पार्टी से बाहर इस किस्म की ना जिम्मेदारी सौंपी है और ना कोई आदमी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिहाफ पे सरकार के साथ एंगेज कर सकता है। खान साहब ने उस पे हर तरह की एंगेजमेंट पे बिल्कुल उन्होंने कह दिया था कि किसी से कोई बात नहीं होगी, किसी को पार्टी के अंदर या बाहर चौधरी बनने की ना जरूरत है ना कोशिश करनी चाहिए। ये सर सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो बता रहे हैं कि किसी शख्स को इस किस्म की जिम्मेदारी हमने नहीं सौंपी। खान साहब कह चुके हैं कि एंगेजमेंट ख़त्म करनी है और किसी को पार्टी के अंदर या बाहर रहकर चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं। PTI की क़यादत तो आपके इस प्रोसेस से 1% भी सहमत नहीं है, 1% भी वजन नहीं डाल रहे वो। लेकिन अब पहली बात तो ये है कि वकास अकरम को तो अगर वो जिम्मेदारी देंगे भी तो नहीं पता होगा। वो बेचारा पेशावर में बैठा दही खा रहा है, उसको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, PTI के अंदर क्या हो रहा है। काफी रेलिवेंट आपने क्लिप सुनाया है, उसकी तो देखिए पोजीशन नहीं है कि वो को बताएगा क्या हो गया। सेकेंडली बात यह है, एज अ प्रिंसिपल
अगर पीटीआई में है या नहीं है, कोई नहीं भी है और कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई होनी चाहिए, तो एक्चुअली तो पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए कि कहे जी बिल्कुल सही है, जितने लोग इस में हम मिलते हैं वो बहुत अच्छा है और हर सूरत में इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो चंक बैठा हुआ है, फ्रैंकली इनकी तो सिर्फ सियासत ही है कि इमरान खान जेल में रहे और ये पेशावर वगैरह में रह के जो है वो अपने जो भी कारोबार शारोबार कर रहे हैं वो करते रहे। सो इसलिए ये तो रेलिवेंट लोग नहीं है। बट आई कैन टेल यू कि जो पीटीआई की सीरियस लीडरशिप है उसके साथ हमारी बड़ी तवील मुलाकातें हुई हैं और वो सारे ही ये समझते हैं कि ये ही वाहिद हल है आगे जाने का। और जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप सही, ठीक, हमारे साथ जो पांचों लोग इस वक्त कैद में हैं, वो समझते हैं कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, शाह महमूद कुरैशी हों, महमूद रशीद हों, एजाज चौधरी हों, यास्मीन राशिद हों, उमर चीमा हों, जो असल पीटीआई की लीडरशिप है। और इसी तरह से जो लोग जो हैं बेचारे इस वक्त पुरानी जो असल पीटीआई के लोग हैं वो सारे ही इस मुद्दे में समझते हैं कि यही जो हमारा ठीक है। अच्छा साहब, दो मौज़ूआत और हैं, मुझे आपकी उस पर सियासी राय और तज्जिया चाहिए। एक तो मैंने देखा आज लाहौर हाई कोर्ट में भी ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का इजलास हुआ है, एतजाज़ साहब भी बात कर रहे थे, कुछ मुस्ताफ़ी जजेस भी प्लान करते हैं बार्स में जाके मुखातिब होने के लिए। आपको लगता है कि ये माहौल या मोमेंटम ऐसा है जो कभी लॉयर्स मूवमेंट की रेस्टोरेशन के लिए, जुडिशरी के लिए शुरू हुआ था, या टू अर्ली टू प्रेडिक्ट? अजमल, बात यह है कि अवाम में और हुक्मरानों में फासला तो बहुत ज्यादा है। अवाम, देखिए, अवाम में और हुक्मरानों में फासला तो बहुत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये जो फासला है, असल में जो अक्लमंद हुक्मरान है वो तो कभी भी ये नहीं करेंगे कि वो इस फासले को आई वुड से कि कम करने की कोशिश ही ना करें। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट में हूं तो मेरी तो जो वो ख्वाहिश होगी वही होगी कि मुल्क का टेम्परेचर नीचे रहे ताकि हुकूमत चलती रहे। नहीं, आपने देखे ना, अमेरिका कह रहे हैं आपके साथ है, सऊदी अरेबिया साथ है, और पाकिस्तान की मईशत आपके सामने है जो हालात है। 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की तो कमर टूट गई है, उनको तो समझ नहीं आ रही जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो आपकी ये कामयाबियां इसलिए ट्रांसलेट नहीं हो पा रही कि आप जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको बहुत हाई रखा हुआ है। ठीक। असल में तो होना तो यही चाहिए था कि इसको हुकूमत सोचे कि ये मुद्दे जो है इस तरफ ना जाएं। लेकिन इशू यही है कि इसमें तहरीक के लिए कोई ये कहना है कि ये इसके ऊपर, इशू के ऊपर तहरीक चल पड़ेगी या उस पर चल पड़ेगी, ये इनविजिबल लाइन होती है, इसका कोई पता नहीं है कि किधर हो। ठीक। अच्छा जॉय साहब, हम देख रहे हैं रिसेंटली इकोनॉमिस्ट की स्टोरी के बाद जो सूरत हाल बनी है हमारे सोशल मीडिया पर, मीडिया के ऊपर, शाहजेब खानजादा सीनियर सहाफ़ी हैं अपने अहल खाना के साथ कनाडा में, वहाँ पे बज़ाहिर एक पीटीए के चाहने वाला जो उनके साथ सलूक कर रहा है और उसके बाद जो रद्दअमल आया, फिर पैरेलल मैं ज़रा वन बाई वन इन पर बात कर लेता हूँ। साथ हमने देखा बेनज़ीर शाह, एक और सहाफ़ी, उनके हवाले से जो AI पर मबनी वीडियो बनी वो लगता है कि प्रो नून लीग चाहने वालों ने बनाई। फिर मोहतरमा अलीना शिगरी हैं हमारी सहाफ़ी दोस्त, उनका नाम लिस्ट में डाला खान साहब से मिलने के लिए, अगेन उनके ऊपर एक ऑनस्लॉट आया। तो ये मैं आपकी सियासी पसंद नापसंद से हट के, चूँकि आप वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं और इन मामलात को समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? ये क्या हो गया मुआशरे को, सोशल मीडिया के सारिफीन को? और ये हम कुल्ली तौर पर इन तीनों वाक़यात में अगर कुछ गलत है तो सिलेक्टिव पसंद नापसंद या सिलेक्टिव डिसलाइक और कंडेमिनेशन से आगे क्यों नहीं जाते? वो तो खैर शुरू से रहा था, साफी सिर्फ ज्यादा निशाना आप बने हैं, इसीलिए तो मैं PMDA ला रहा था और इसीलिए मैं बता रहा था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेशन की इंतहाई जरूरत है। और उस वक्त सारी ये इन लोगों ने, सब ने जो है वो पेड, उस वक्त मालिकान का ख्याल था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं एक सिविल लॉ बना के ला रहा था कि ये आप सोशल मीडिया के ऊपर लाएं। अब वो ना आपने कोई कानून बनाने दिया, ना रेगुलेशन बनाने दी, और बाकी सोसाइटी के अंदर तलखियां डवियां इतनी बढ़ गई है सियासी तकसीम की वजह से, जाहिर है कि ये वाकयात में इजाफा हो गया। सियासतदान तो इस कैंपेन का निशाना जो है वो शुरू से है, मतलब हमारे खिलाफ तो जो कैंपेन्स हुई हैं वो तो इससे बहुत बड़ी बड़ी और बहुत पहले हुई। अब ये है कि हम तो परवाह ही नहीं करते हैं कि चलो जो भौंकता है भौंकता रहे। लेकिन इशू ये है कि इसमें रेगुलेशंस की जरूरत है। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है, अता तारड़ साहब से मैंने उस दिन लिखा भी था उन्हें, मरियम नवाज, अता तारड़ वगैरह, जब गवर्नमेंट के लोग या बड़ी पार्टीज के बड़े लीडर एब्यूजिव अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, उनको रीच देते हैं,
वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और जाहिर है कि ये लोग जो हैं उनके पेड हैं कई लगे हुए हैं। पीटीआई ऑफिशियल की जो कैंपेन्स अभी अब देखें ना, बार्सिलोना में सारे जो अब्यूजर्स हैं बड़े, जो फौज के खिलाफ कैंपेन्स करते हैं, वो सारे पीटीआई की लीडरशिप के साथ बैठे हुए हैं, और पीटीआई वाले कहते हैं नहीं 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 जी, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस तरह तो नहीं होता ना। आप अगर आप जो अब्यूजर्स हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो हैं वो आप कैंपेन चलाते हैं, आप उनको रीच और बढ़ा रहे हैं। ठीक, बहुत ठीक बात की आपने। जैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सबसे अहम बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक सहाफ़ी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो उसकी हम मज़म्मत करें, और अगर दूसरे के साथ पेश आ रहा है तो चूँकि उसके ख़यालात मुख्तलिफ हैं उसकी मज़म्मत ना करें। शाहज़ेब खानज़ादा साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके अहले खाना काबिल इज़्ज़त हैं, उनके साथ जो वाक़या पेश आया वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन पैरेलल हमें फिर बेनज़ीर शाह साहिबा हूँ या अलीना शिगरी हूँ, इनके साथ जो पेश आया सोशल मीडिया पर सलूक है, उसकी भी मज़म्मत करना। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।